हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन भैया क्लासेस। मैं सचिन चितलांगिया, आप सबका सीए मेंटर। दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 और फाइनल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है। इस लेक्चर के बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो अपडेट्स और नोट्स के लिए चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 1 का रिमेनिंग पोर्शन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्रिएटिव और डिजाइन थिंकिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। अब देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट वन इज यूजर सेंट्रिक इनोवेशन। क्रिएटिव और डिजाइन थिंकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एंड यूजर्स के नीड्स, डिजायर्स और चैलेंजेस को समझने पर फोकस करता है। जब एंटरप्रेन्योर कस्टमर को अच्छे से समझता है, तभी वो ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिजाइन कर पाता है जो एक्चुअल मार्केट डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन। क्रिएटिव थिंकिंग एंटरप्रेन्योर्स को डिफरेंट आइडियाज और पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करने के लिए एंकरेज करती है। इससे इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप होते हैं। कई बार एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस को सकते हैं, और क्रिएटिव थिंकिंग एंटरप्रेन्योर को बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। थर्ड वन इज एनहांस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्रिएटिव और डिजाइन थिंकिंग सिर्फ कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं करती, ये बिजनेस को इंडस्ट्री लीडर बनने में भी हेल्प करती है। जब कंपनी कंटिन्यूअसली इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आती है, तब मार्केट में उसकी पोजीशनिंग स्ट्रांग होती है और लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होती है। फोर्थ वन इज अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। मार्केट कंडीशंस कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती हैं। क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स फीडबैक को एक्सेप्ट करते हैं, चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई भी करते हैं। इसी वजह से उनकी सर्वाइवल और ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग एंटरप्रेन्योर को अवेलेबल इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने में हेल्प करती है। ये रैशनल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने और बेटर डिसीजंस लेने के लिए एसेंशियल स्किल मानी जाती है। देखते हैं कि क्रिएटिव और डिजाइन थिंकिंग इंप्लीमेंट करते वक्त बिजनेसेस को कौन सी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। बिकॉज आज का बिजनेस बहुत ज़्यादा डायनेमिक इन्वायरमेंट है, तो इसीलिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं बिजनेसेस को, जिसमें फर्स्ट वन है रिसोर्स इंटेंसिवनेस। इनोवेशन और रिसोर्स एलोकेशन के बीच बैलेंस मेंटेन करना एंटरप्रेन्योर्स के लिए चैलेंज हो सकता है। क्रिएटिव इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड वन इज रेजिस्टेंस टू चेंज। कई एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज के साथ कंफर्टेबल होते हैं। इसी वजह से जब ऑर्गेनाइजेशन यूजर सेंट्रिक या इटरेटिव अप्रोचेस अडॉप्ट करना चाहती है, तब रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। थर्ड वन इज एम्बिग्यूटी इन मेजरमेंट। क्रिएटिव और डिजाइन थिंकिंग इनिशिएटिव्स की सक्सेस को एक्यूरेटली मेजर करना डिफिकल्ट हो सकता है। क्रिएटिविटी की सब्जेक्टिविटी नेचर के कारण परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चैलेंजिंग बन जाता है। अब आते हैं एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग पर। ये एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रेम करने का एरिया है। इसे प्लीज अच्छे से दोस्तों सुनिएगा। एक एंटरप्रेन्योर की सक्सेस काफी हद तक उसके डिसीजंस पर डिपेंड करती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जनरली कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करती है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी होती है। इसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर नीड्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। स्टेप नंबर 2, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद एंटरप्रेन्योर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसमें मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस और डेटा कलेक्शन इंक्लूड होता है। ये इन्फॉर्मेशन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग का बेस बनती है। स्टेप नंबर 3, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स। अब एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करता है। ये स्टेज ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को इंकरेज करती है। स्टेप नंबर 4 इज इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन। इस स्टेज में एंटरप्रेन्योर हर ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करता है। इवेल्यूएशन के क्राइटेरिया जनरली फिजिबिलिटी, कॉस्ट और पोटेंशियल इम्पैक्ट होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर करके मोस्ट सुटेबल ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है। एंड द लास्ट स्टेज इज स्टेप नंबर 5, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। फाइनल डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है। अगर रिक्वायर्ड हो तो करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं। अब हम दोस्तों बात करने जाने हैं फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इसके बारे में हम समझते हैं कि सक्सेसिंग प्लानिंग एंड मैनेजिंग फैमिली बिजनेस के पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है। सक्सेस प्लानिंग एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जो वेल्थ, लीडरशिप और बिजनेस कंटिन्यूटी को स्मूथली नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है।
फैमिली बिजनेस की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए सक्सेशन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग के लिए ओपन कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल एक्यूमेन और शेयर्ड विजन की रिक्वायरमेंट होती है। कई एफ्लुएंट फैमिलीज एक्सटर्नल एडवाइजर्स अपॉइंट करती हैं और फैमिली ऑफिसेज एस्टेब्लिश करती हैं ताकि प्रोसेस प्रोफेशनल और सिस्टमेटिक हो सके। Strategies for successful succession planning. First one is transparent communication and family governance. फैमिली वैल्यूज, गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को ओपनली डिस्कस करना चाहिए, साथ ही फ्यूचर विजन भी क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। सेकेंड वन इज प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लीडरशिप। कई केसेस में एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिव्स हायर किए जाते हैं या फैमिली मेंबर्स को फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू लीडरशिप रोल्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड वन इज मेंटरशिप एंड सक्सेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सीनियर फैमिली मेंबर्स और मेंटर्स सक्सेसर्स को गाइड करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जांपल्स ऑफ पुअर सक्सेशन प्लानिंग। अगर सक्सेशन प्लानिंग प्रॉपर ना हो तो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक्स, बैलेंसिंग इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड द लास्ट वन इज सीमलेस ट्रांसफर ऑफ लीडरशिप इंश्योर ना कर पाना। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, प्लीज ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट बी, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डीपीआईआईटी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट और रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट करता है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दोस्तों इसके एडवांटेजेस को पढ़ने वाले हैं। एडवांटेजेस ऑफ डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट वन इज टैक्स बेनिफिट्स। डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं फॉर 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स आउट ऑफ देयर फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स आउट ऑफ देयर फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। सेकेंड वन इज सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस। स्टार्टअप्स लेबर और एनवायरमेंटल लॉज के कंप्लायंस के लिए सेल्फ सर्टिफाइजेशन फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। थर्ड वन इज इनोवेशन एंड पेटेंट सपोर्ट। रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स को पेटेंट फाइलिंग के लिए सपोर्ट मिल सकता है। फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग और पेटेंट फाइलिंग फीस में रिबेट भी अवेलेबल होती है। फोर्थ पॉइंट जानते हैं जिसका नाम है एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम्स, रिसर्च ग्रांट्स और फंडिंग सपोर्ट तक एक्सेस मिलता है। फिफ्थ वन इज नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज। स्टार्टअप्स को इंडस्ट्री लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और अदर स्टार्टअप्स के साथ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सिक्स्थ वन इज ईज ऑफ वाइंडिंग अप। रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर 90 डेज के अंदर ऑपरेशंस वाइंड अप कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज फास्टर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। गवर्नमेंट टेंडर्स की प्रोसेसिंग में स्टार्टअप्स को बेनिफिट्स मिलते हैं। एट पॉइंट इज रिकॉग्निशन एंड विजिबिलिटी। डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन स्टार्टअप की क्रेडिबिलिटी और मार्केट विजिबिलिटी को इंप्रूव करती है। नाइन्थ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। रिकॉग्निशन इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करती है। एंड द टेंथ वन इज स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। गवर्नमेंट सपोर्टेड ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का एक्सेस भी इनको अवेलेबल होता है। अब हम बात करेंगे डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले एंटिटी टाइप, स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एज ऑफ स्टार्टअप, स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के डेट से 10 ईयर्स तक एलिजिबल होता है। एनुअल टर्नओवर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर ₹100 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इनोवेशन एंड स्केलेबिलिटी, स्टार्टअप इनोवेशन, डेवलपमेंट या कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस या सर्विसेज पर काम कर रहा होना चाहिए। सर्टिफिकेशन बाय आईएमबी। व्हाट इज आईएमबी? दैट इज इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड। स्टार्टअप को इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड दैट इज आईएमबी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों रिकमेंडेशन लेटर की। रिकमेंडेशन लेटर यानी स्टार्टअप के पास इंक्यूबेटर या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का रिकमेंडेशन दैट इज सपोर्ट लेटर होना चाहिए एंड लेटर ऑफ फंडिंग। अगर रिकमेंडेशन लेटर अवेलेबल नहीं है तो रिकॉग्नाइज्ड इंक्यूबेशन फंड, एंजल फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड या एंजल नेटवर्क से मिनिमम 20% इक्विटी फंडिंग का एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड हो सकता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 20% इक्विटी फंडिंग का एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड हो सकता है।
अब देखते हैं कुछ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया। इनके नाम, इनके अंदर के पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से समरी बना दिए हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्लीज दोस्तों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट द्वारा, दैट इज स्टार्टअप इंडिया। 2016 में लॉन्च हुआ। इस इनिशिएटिव के थ्रू टैक्स बेनिफिट्स, सेल्फ सर्टिफिकेशन फंडिंग एक्सेस और मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज अटल इनोवेशन मिशन, AIM। नीति आयोग के अंडर लॉन्च्ड इनिशिएटिव है। इसका ऑब्जेक्टिव इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। AICs ऑफर स्टार्टअप्स इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड मेंटरशिप। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, स्टैंड अप इंडिया। 2016 में लॉन्च हुआ। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए बैंक लोन्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ ये इनिशिएटिव। इसका ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, इनोवेशन इंकरेज करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना है। एंड द लास्ट वन इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 2015 में लॉन्च हुई। माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरीज के थ्रू डिफरेंट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को केटर किया जाता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार नोट्स रिवाइज करिए और कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि ये फाउंडेशन टॉपिक्स आगे के चैप्टर्स को समझने में हेल्प करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये SPM सेट डी रिवीजन सीरीज कैसी लग रही है और क्या ये फॉर्मेट आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है। अगर लेक्चर यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस फ्री सीरीज का बेनिफिट ले सकें। नोट्स और अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सएप चैनल जरूर चेक करिएगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।